नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलएम एंट्रेंस को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए थे। बीच में थोड़ा सा गैप रहा और हम लोगों ने लाइव पर आकर के भी बात करी है। आप सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, बिल्कुल करीब है और मुझे लगता है कि आप सभी की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि जिन भी लोगों को ये वीडियो पहली बार मिल रहा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें, ताकि सूचनाओं का जो प्रसारण है, जो आपको आदान प्रदान है सूचनाओं का, वो जल्दी हो जाया करे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको प्रयास कीजिएगा कि जब भी आप खाली समय में रहें, सोते जगते जब भी, तो वीडियो को देखिएगा और ये देखिएगा कि सवाल आपको ये वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सोर्स मैं इसका बता दूं, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो के शुरुआत में ही कि पेपर आपका सबमिट हो जाता है तो हूबहू वो पेपर लाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैंने कई सारी किताबें अलग अलग जो लोगों के पास किताबें थी, मैंने लोगों से ये कहा था कि जिन भी लोगों ने एलएलएम का एंट्रेंस दिया है, एलएलएम बीट करके वो लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम कर रहे हैं, उन लोगों से कहा था कि आप वो क्वेश्चन मार्क करके हमको दे दीजिए अपनी किताबों में, जो सवाल आपके जानकारी में हो, जो आपके पास सवाल आए थे। तो मेरे पास ऐसे कुछ सवाल हैं। लंबा वीडियो रहेगा तो थोड़ा धैर्य के साथ देखिएगा और प्रयास कीजिएगा ये देखने के लिए कि ये सवाल आपके आसपास हैं कि नहीं है, आप इन सवालों के आसपास हैं या नहीं। तो सवालों की बात, हम सबसे पहला जो मुझे टिपिकल भी लगता है, टिपिकल आपके इसके एंट्रेंस के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल लॉ में जो सवाल मुझे बताए गए कि नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ से सवाल आते रहे हैं। जैसे सवाल आया है कि इंटरनेशनल लॉ का जो शब्द है वो पहली बार कब यूज़ किया गया था, ऑस्टिन के द्वारा, ओपेनहाइम के द्वारा, या बेंथम के द्वारा, 1789 में, 1780 में, ओपेनहाइम के द्वारा, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सन दिए हुए हैं। सवाल था कि फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है। सवाल था कि किसने डिस्क्राइब किया ग्रोसियस को एज द फाउंडर और फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशंस। सवाल था कि जो लॉ ऑफ नेशंस है या इंटरनेशनल लॉ है उसको पॉपुलरली और किस नाम से जाना जाता है, और आपके 4 ऑप्शंस थे। उसके बाद जो सवाल आपके इसमें पूछा गया था वो था कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम शोड द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये सवाल पूछा गया था। सवाल था कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द लॉ ऑफ नेशंस इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन स्टेट्स एंड सच एंटाइटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, ये कोट करके पूछा गया था। जैसे फेनविक, ओपनहाइम, स्वार्जनबर्गर और वेल्ड्रॉस, ये आपके ऑप्शंस थे। उसके बाद सवाल एक ये भी आया है कि इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स एज डिटरमाइनिंग देयर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स ईच अदर सब्जेक्ट। ये जो बात है, जो कोर्ट है, ये किस केस में हेल्ड हुआ। एसएस लोटस केस आपके पास ऑप्शन था, क्वीन वर्सेस कीन का ऑप्शन था, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस किंग का ये आपका ऑप्शन था। उसके बाद एक सवाल और है जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के एक ऑब्जर्वेशन को लेकर के सवाल था। सवाल थोड़ा सा उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये बताया है कि एक ऐसा सवाल आया था जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के द्वारा ऑब्जर्वेशन को लेकर के एक सवाल था, जिसके ऑप्शन लगभग वही थे, एसएस लोटस केस, राइट ऑफ पैसेज केस, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस और आर वर्सेस कीन। उसके बाद जो सवाल आया है कि किसने इंटरनेशनल लॉ को डिस्क्राइब किया कि ये जो है, ये द सम ऑफ द रूल्स एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड नेशंस एज डिटरमाइंड बाय देयर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स ईच अदर सब्जेक्ट। इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ को डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था, बेंथम, हॉल, ब्रियरली और पिट कॉबेट आपके ऑप्शंस थे। सवाल था कि इंटरनेशनल लॉ को किसने डिफाइन किया कि इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस इज द नेम ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच according to the usual definitions regulate the conduct of the nations in their intercourse with one another। ये मैं जो बड़ी बड़ी परिभाषाएं बता रहा हूँ थोड़ी बोरिंग सी आपको लग रही होंगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको 102 सवाल मिलने ही मिलने हैं जिसमें आपको इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, फला डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई, ग्रे, हॉल, केल्सन, ब्रियरली, ये आपके ऑप्शंस थे। उसके बाद फिर ऐसा ही एक सवाल एक बार पूछा गया है कि हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज द सम ऑफ रूल्स बाय विच स्टेट्स हैव कंसेंटेड टू बी बाउंड and that nothing can be law to which they have not consented to be bound। ये किसने कहा है, इसमें ऑप्शंस थे स्टार्क, ब्रेयरली, हीगल, ओपेनहाइम। तो ये जो बार बार नाम आ रहे हैं इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, ह्यूगो ग्रोसियस, सर एरिक ब्रैकेट, ओपेनहाइम, हीगल, ब्रेयरली, स्टार्क, फ्रेडरिक पोलाक, ओपेनहाइम, हार्ट, इन सभी लोगों की जो परिभाषाएं हैं, प्रयास करिए। आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि सवाल किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से सवाल आते हैं। ये जो सवाल हैं ये उन लोगों के द्वारा टिक किए गए हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम कर रहे हैं या जिनका दूसरा वर्ष है या कर चुके हैं। सोर्स को लेकर के, मैं अपने सोर्स को लेकर के बता रहा हूँ। उसके बाद ये सवाल है कि
Hackworth regarded international law as a system of jurisprudence which for the most part has evolved out of custom and uses, mutual relation with the states, free will of the states, experience and the necessities of the situation that has arisen from time to time। इस प्रकार का सवाल था। ग्रे के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन पूछी गई है। फ्रेडरिक ए पोलक के हिसाब से डेफिनेशन पूछी गई है। लंबा लंबा वो डेफिनेशन पढ़ना मैं नहीं चाहता, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ्रेडरिक पोलक का स्टेटमेंट पूछा गया है, ग्रे का स्टेटमेंट पूछा गया है, और अकॉर्डिंग टू ग्रे इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद 4 ऑप्शन थे। इज अ कस्टमरी लॉ, इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स, इज अ कलेक्शन ऑफ यूसेजेस, इज अ लॉ ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट्स। उसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। स्वार्जेनबर्गर को लेकर के सवाल है कि उन्होंने कैसे, मतलब एक स्टेटमेंट पूरा नीचे दिया हुआ था, उसका सही जवाब स्वार्जेनबर्गर थे। तो आप ये देख लीजिएगा कि उनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है वो कैसे है। एक सवाल ये था कि टू आस्क वेदर इंटरनेशनल लॉ इज रियली टू आस्क 2 क्वेश्चंस। वन इज व्हाट इज द करेक्ट कंसेप्ट ऑफ लॉ, द अदर इज डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉल within that concept. This was stated by, किसके द्वारा कहा गया? ऑस्टिन, ओपेनहाइम, जूलियस स्टोन, हॉलैंड। यहाँ पर एक व्यक्ति बढ़ गया, जूलियस स्टोन, उसकी भी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। सवाल था कि द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ कंसेंट रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो चीफ एक्सपोनेंट थे, प्रवर्तक थे थ्योरी ऑफ कंसेंट के, कौन थे? एंजिलोटी, ट्राइपल, ओपेनहाइम, ऑल ऑफ द अबव। इस प्रकार का सवाल आया हुआ था। सवाल था कि द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑटो लिमिटेशन थ्योरी मीन्स थ्योरी ऑफ कंसेप्ट और ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, ये दोनों प्रकार की थ्योरी देख लीजिएगा। अब इन थ्योरी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की थ्योरी और भी है इनसे मिलती जुलती, तो वो भी आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ कंसेंट पूछी गई है और ऑटो लिमिटेशन थ्योरी भी पूछी गई थी। सवाल था कि किस थ्योरी के अनुसार कहा गया था। ये सवाल अलग अलग लोगों ने टिक किया है, तो मुझे लगता है शायद एक ही सवाल रहा होगा, लेकिन सवाल ऐसा था कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स बिकॉज दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देयर पावर्स एज दे हैव agreed to abide by the international law। और आपके ऑप्शंस थे थ्योरी ऑफ कंसेंट, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, पैक्टस एंड सर्वेंडा और थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए थे। आगे 4 चीज़ें थी, उसको मिलाना था, वो मेन स्कूल्स के विषय बताना था। नेचुरलिस्ट, पॉजिटिविज्म, ग्रोसियंस और रोमन स्कूल। इस प्रकार से इसको मैच करना, उसके क्रम में करना था कि सबसे पहले से बाद में कौन लोग आए। 4 नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के, नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के 4 कोट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ऐसे करके पूछा हुआ है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही। इस प्रकार के चारों मैं स्टेटमेंट पढ़ करके सुना दूं। रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिनोट द आइडियल लॉ फाउंडेड ऑन द नेचर ऑफ मैन एज अ रीजनेबल बीइंग। दूसरा था कि रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर द बॉडी ऑफ रूल्स विच नेचर डिक्टेट्स टू ह्यूमन रीजन। तीसरा था इंटरनेशनल लॉ डिराइव्ड its binding force from the fact that it was a mere application to particular circumstances of the law of nature। और चौथा था the concept of international law and natural law is identical as both are based on reason and justice। मुझे कई बार लोगों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि जो सवाल है मुझे भेज दीजिए या ग्रुप में भेज दीजिए और उससे देख लिया जाए। तो मैं कई बार बचता इसलिए हूँ कि इन्हीं प्रकार के सवालों को लेकर के, जैसे अब ये एक सवाल मैं इसकी फ़ोटो खींच करके वहाँ पर ग्रुप में भेजूँ, और हो सकता है ये जिसने टिक किया हो वो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो और वो वास्तव में सवाल कुछ दूसरा रहा हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर मेरे मुंह से ये सुन पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये मान के चलिए कि एक बार सवाल इस प्रकार का आया है कि नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के 4 स्टेटमेंट दिए थे। तो आप जैसे ही ये सुन पा रहे हैं तो आप प्रयास करिए कि इस बार नेचुरलिस्टिक स्कूल के जो 4 स्टेटमेंट हैं या 5 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट जो भी आपको मिल पा रहे हो कहीं से, उसको आप ले करके आइए, उसको आप यहाँ पे रख करके लाइए, क्योंकि ये इसकी फ़ोटो भेजना, बहुत सारे फोटो, इतने स्क्रीनशॉट। अभी जब आपका पेपर खत्म होगा तो मैं प्रयास करूँगा आपसे बात करने की और अधिक से अधिक सवाल मैं इकट्ठे करने का प्रयास करूँगा। जॉन ऑस्टिन के ओपिनियन को लेकर के सवाल था इंटरनेशनल लॉ को लेकर के कि जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को किसने डिस्क्राइब किया? लॉ ओनली बाय कर्टसी के रूप में, ये सवाल था। किसने कहा, बहुत मशहूर है, हम सभी ने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा है कि किसने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये सवाल था। उसके बाद ये इस सवाल को 2 लोगों ने टिक किया है कि मतलब ये 100% आया था। सवाल 1-2 बार इस प्रकार का भी आया है कि इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ, क्यों? इंटरनेशनल लॉ इज वीक लॉ, क्यों? इस प्रकार का नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और ऊपर से आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल लॉ कमज़ोर कानून क्यों कहा जाता है, या इंटरनेशनल लॉ को ये ट्रू लॉ क्यों कहा जाता है। इस प्रकार का ट्रू लॉ है तो क्यों है।
सोर्सेज आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सोर्सेज में लेकर के कहा गया है कि आर्टिकल 38 को लेकर के खूब पूछा गया है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को लेकर के, इंटरनेशनल कस्टम को लेकर के, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस को लेकर के, आर्टिकल 59 को लेकर के। जो भी लोग हिंदी माध्यम के हो, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी प्रयास करिए कि इस के माध्यम से ही थोड़ा सा अपने को देख लीजिएगा। ओपेनहाइम की डेफिनेशन को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है। ओपेनहाइम की डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ है या नहीं है, उसके नेचर को लेकर के सवाल कई बार पूछा गया है। क्वीन वर्सेस कीन का जो केस है, क्वीन वर्सेस कीन का केस है 1876 का, उसके जज भी पूछे गए हैं, लॉर्ड कॉलरिज सीजे। स्वार्जनबर्गर को लेकर के सवाल पूछा गया है। इंटरनेशनल लॉ के स्कोप को लेकर के सवाल पूछा गया, इंटरनेशनल लॉ के सैंक्शन को लेकर के सवाल पूछा गया है, सैंक्शन बाय स्टेट, कलेक्टिव सैंक्शन को लेकर के सवाल पूछा गया है, पब्लिक ओपिनियन किस प्रकार से सैंक्शन का काम करती है ये पूछा गया है। इंटरनेशनल लॉ की जो थ्योरीज हैं, जो बेसिस हैं, उसका जो थ्योरीज हैं वो लेकर के पूछा गया है। ग्रोसियस का जो काम है, ग्रोसियस की जो बहुत मशहूर किताब है डी जूरे बेली स्पेसिस 1625 की, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। और अलग अलग जो उसकी थ्योरीज हैं, जैसे नेचुरलिस्टिक थ्योरी है पफिंड्रॉफ की है, पॉजिटिविस्ट थ्योरी है बिनकर-सूक की है, और इक्लेक्टिक थ्योरी जो है। तो इस प्रकार की जो इंटरनेशनल लॉ की जो थ्योरीज हैं उनको लेकर के टिक किया गया है लड़कों के द्वारा कि हाँ ये भी सवाल पूछा गया है। इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है कि नहीं है, इस प्रकार का भी सवाल एक आध बार पूछा गया है। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है, तो नीचे बताइए कि किन कारणों से। पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या अंतर है, थोड़ा सा उसको थिन लाइन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जो सवाल आता है ह्यूमन राइट्स को लेकर के एक आध बार सवाल आया है कि जो इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, इस प्रकार का ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल को लेकर के सवाल आया है। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज की हम लोगों ने बात करी, आर्टिकल 38 वाला सवाल जो है। उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम्स को लेकर के सवाल आया है कि कैसे एक कस्टम है यूसेज, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कस्टम के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और इंटरनेशनल कस्टम के एप्लीकेशन में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। उसके बाद पैक्टा सेंट सर्वेंटा को हम लोगों ने बात करी। 1969 का एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, ये भी लड़कों ने टिक किया है, इस पर भी सवाल आए हैं। ट्रीटी की रेक्टिफिकेशन, ट्रीटी का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, ट्रीटी का रिजर्वेशन कैसे होता है, ट्रीटी में जो थर्ड पार्टी है जस्ट कॉगन्स या कॉजन्स जो है वो भी एक दो बार पूछा गया है। उसके बाद आगे बढ़ें, रिबस सिक स्टेंटिबस, पैक्टा सेंट सर्वेंटा हुआ, जस्ट कॉगन्स हुआ, रिबस सिक स्टेंटिबस हुआ, ये सारे जो छोटे छोटे मैगजिम हैं ये सारे के सारे आप देख करके आइएगा। उसके बाद ट्रीटीज़ को लेकर के लगभग इतनी बातें थीं, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को लेकर के थोड़ी बहुत बातें हैं। रेस जुडिकेटा है, प्रेस्क्रिप्शन है, सबरोगेशन है, स्टॉपल है, इक्विटी है, आप लोग अलग अलग विषयों में इन सब चीज़ों को सुनते आए होंगे, यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ को के रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया है। एक आध बार मोनिस्टिक थ्योरी, डुअलिस्टिक थ्योरी को लेकर के टिक करने के लिए कहा गया है कि मोनिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या था या डुअलिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या था, इस प्रकार से। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक बार शिव कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी पूछा गया था, मगर मतलब केस उसका अकेले नहीं पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे जिसमें शिव कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की जब रिलेशनशिप को पढ़ते हैं और उसकी स्टेट प्रैक्टिस पढ़ते हैं, और उस स्टेट प्रैक्टिस के अंतर्गत जब हम इंडियन प्रैक्टिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ आपके लिए केसेस जो आपके लिए ज़रूरी हैं। शिव कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जॉली वर्गीस वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन का केस है, और री वेरुबारी यूनियन केस आपने बहुत पहले सुना होगा, सीसमेल केस है। मगन भाई सरभाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात हम लोगों ने करी। बिरमा वर्सेस स्टेट, ननका वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इस प्रकार के जो 4-5 केसेज हैं जो इंडियन प्रैक्टिस है, भारत के द्वारा जो प्रैक्टिस की गई है, चीज़ें जो लाई गई हैं उनको लेकर के। स्टेट रिकॉग्निशन की जो थ्योरीज हैं उनको देख लीजिएगा एक बार। स्टेट रिकॉग्निशन की थ्योरीज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, डिक्लेरेटरी थ्योरी है, जिसको एविडेंसरी थ्योरी भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक बार सवाल आया है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट और रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट का अंतर जो है उसको लेकर के सवाल आया है। रिकॉग्निशन के फॉर्म्स क्या क्या हैं वो पढ़ लीजिएगा। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन होता है, इम्प्लाइड रिकॉग्निशन होता है, 2 प्रकार का। डिफैक्टो डिज्यूरे, डिफैक्टो रिकॉग्निशन, डिज्यूरे रिकॉग्निशन, ये सभी आप आपके लॉ में कहीं भी किसी विश्वविद्यालय के हो आपके सिलेबस में रहा होगा, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो रिकॉग्निशन पर एक टॉपिक है एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन, नो नेसेसिटी ऑफ रिकॉग्निशन, उसको लेकर के भी एक बार सवाल आया है। रिकॉग्निशन का विड्रॉल कैसे होता है ये भी देख लीजिएगा।
लॉ ऑफ सी में, अच्छा लॉ ऑफ सी हुआ, लॉ ऑफ वॉर हुआ, लॉ ऑफ एयर हुआ, इन सारे में जो मुख्य जो कन्वेंशंस हुए हैं या जो बड़ी ट्रीटीज़ हुई हैं उनको लेकर के आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे जब हम लोग लॉ ऑफ द सी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जैसे कंटिगुअस जोन है, टेरिटोरियल सी की जो के विषय में है, जो कन्वेंशंस हैं हाई सी को लेकर के, या जो कन्वेंशंस हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ को लेकर के, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे जो कन्वेंशन है कि द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ऑफ 1982, वो इफेक्ट में कब आया, इस प्रकार के सवाल एक आध बार पूछे गए हैं। कुछ जो केस हैं जैसे एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस है, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस जो 1951 का है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक आध बार पूछा भी गया है। और इसी पर अगर हम आगे बढ़ें तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ इनोसेंट पैसेज है, इनोसेंट पैसेज है कि मतलब क्या होता है इनोसेंट पैसेज का, कि आपके यहाँ का पानी है, आपके यहाँ का पानी का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा समुद्र मेरे यहाँ है, उसमें से सबकी जहाज़ें जाती है, तो आप जो उनको एक इनोसेंट पासेज देते हैं उसका मतलब क्या है। पोजीशन ऑफ वारशिप को लेकर के जो कॉर्फू चैनल केस है, कॉर्फू चैनल केस बहुत मशहूर केस है, आपसे लगातार पूछा गया है, वो देख लीजिएगा। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस की हम लोगों ने बात करी ही है। और जो चीज़ें आपसे पूछी गई, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के एक बार सवाल पूछा गया है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के, जहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ सी देख रहे थे, वहाँ पर नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस है, और लिबियान माल्टा कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस है, और इंडियन पोजीशन को भी पूछा गया। अच्छा, ऐसे जब केस, जब इंटरनेशनल लॉ में एक तरीका और भी है केस लॉ पूछने का, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि लिबियान माल्टा कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस में बताइए कौन से दो देश शामिल थे, दोनों पार्टीज कौन कौन सी, इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए हैं, तो देखिएगा उसको। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज आप लोग लगातार सुनते होंगे कि सरकार इस जगह को, हमारे देश में सरकार इस जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डेवलप कर रही है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में डेवलप कर रही है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के मैं कहूँगा कि आप उसको इंटरनेशनल लॉ की तरह ना पढ़िए, आप उसको जनरल नॉलेज की तरह भी देखिए कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना, थोड़ा सा पीछे जा करके अगर आप पढ़ सकते हैं तो लीग ऑफ नेशन से लेकर के यूनाइटेड नेशन की जो उसकी यात्रा रही है, उसके बाद जो उसके मुख्य अंग रहे हैं, उनका एम ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, उनके जो मुख्य आर्टिकल्स हैं, उसकी मेंबरशिप कैसे होती है, उसका जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका जो गठन है, उनका जो पावर्स है, उनके फंक्शंस हैं, उनको लेकर के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर के अक्सर सवाल पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पढ़ लीजिएगा। सेक्रेटरीट में क्या हिसाब किताब है, और जब हम सब लोग ये पढ़ रहे हैं तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G7 हुआ, G20 हुआ, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में भारत की थोड़ी भूमिका है, भारत की पूछताछ है या भारत का उसमें कुछ वर्चस्व है, इस किस्म का है, तो वो वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे एक दो बार जब आपका पेपर हुआ उसके ठीक पहले ब्रिक्स की समिट हुई या उसके ठीक पहले सार्क की समिट हुई, तो उसको लेकर के सवाल आपसे पूछा गया है। तो वो मुझे लगता है कि वो जो जनरल नॉलेज ना बोल करके वो आपका चूँकि सिलेबस का हिस्सा भी है, और जनरल नॉलेज बोल देंगे तो आपके मन में आ जाएगा कि आपके LLM के पेपर में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज का मतलब ये कि चूँकि आपके वो इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस में है और उस समय वो चीज़ चर्चा में थी, तो आपसे चीज़ें पूछ ली गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देख लीजिएगा, आर्टिकल 34 वगैरह उसका बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 59 वहाँ पर बहुत जरूरी है। जजेस को लेकर के जब आप पढ़ रहे हो तो भारत के कौन से लोग वहाँ पर अभी हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। उसका जो जुरिस्डिक्शन है कॉन्टेंटियस जुरिस्डिक्शन है, और जो अन्य जुरिस्डिक्शन है वो भी देख लीजिए। एडवाइजरी ओपिनियन जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी देता है, उसको भी समझिएगा कैसे होता है, क्या होता है। हम आगे बढ़ें अगर तो एक आप सवालों की अगर बात कर लें दोबारा से, तो किसने कहा कि देयर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच इज कॉमन कंसेंट, किसने ये चीज़ बोली, ये सवाल आया था। सवाल था कि आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में ICJ जो एक्स एक्वो एट बोनो का जो यूज है उसका मतलब क्या होता है। उसके पहले सवाल एक आया था कि मैं ऊपर का वो टॉपिक छोड़ दे रहा हूँ, पैक्वे हवाना केस को लेकर के, द लॉलेस केस है, निकारागुआ केस है, और टैग वर्सेस रॉजर्स केस है। इन चारों केस मैं कहूँगा कि आप एक बार इस पर निगाह डाल दीजिएगा कि ये क्या था। डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल केस था, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लैंड एंड मस्ट बी असर्टेड डिसाइडेड इन विच ऑफ द केस बाय जस्टिस ग्रे। किस मामले में जस्टिस ग्रे के द्वारा कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लैंड एंड मस्ट बी असर्टेड, ये किस में कहा गया। और आपके ऑप्शन थे पैक्वे वर्सेस हवाना, कोर्फू चैनल केस, क्वीन वर्सेस कीन, और डी बेकर केस।
जो केसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं और प्लीज़ उनको देख करके आप आइएगा। डी जुरे बेलियस स्पेसिस की बात हमने की 1625 वाली जो उनकी किताब थी ह्यूगो ग्रोसियस की, उसको लेकर के भी सवाल आपसे पूछा गया है। ऑस्टिन का जो कथन है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ बट ओनली अ पॉजिटिव मॉरलिटी, उसको लेकर के सवाल आपसे पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, कस्टम को लेकर के सवाल पूछा गया है कि कस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स, और आपके ऑप्शंस थे कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, इन्फॉर्मिटी पहला, एंटीक्विटी तीसरा, एफिकेसी और इनकंसिस्टेंसी और चौथा बोथ एंड बी। इस प्रकार को लेकर के सवाल पूछा गया है। किस केस में ये चीज़ कही गई? इट वॉज हेल्ड दैट द स्पेशल और लोकल और रीजनल कस्टम विच डेरोगेट्स फ्रॉम जनरल कस्टमरी लॉ बिकम्स बाइंडिंग ओनली ऑन स्टेट्स दैट सपोर्ट इट। आपके ऑप्शंस थे एसएस लोटस केस, द अजाइलम केस, द बोथ ए एंड बी, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस। जितने केसेस का नाम आप सुन रहे हैं बार बार, ये लगातार सवाल पूछा गया है। पैक्टा सेंट सर्वेंडा हुआ, रेबस स्टेंटिबस हुआ, एक्स एक्वो एट बोनो का मतलब ओपिनियो जूरिस एट नेसेसिटेटस, इसको लेकर के आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनका मतलब क्या होता है। सवाल था कि स्टेट्स आर नॉट बाउंड बाई ट्रीटीज अनलेस इट इज, राज्य जो है वो ट्रीटी से बाध्य नहीं है जब तक कि क्या ना कर दें, साइंड, रेटिफाइड, एग्रीड, नन ऑफ द अबव। इंडिया में, भारत में सवाल पूछा गया है कि इन इंडिया हु रेटिफाइज द ट्रीटी, भारतवर्ष में ट्रीटी को रेटिफाई कौन करता है, ये सवाल आपके लिए पूछा गया था। सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्म ऑफ जस्ट कॉजेंस, कौन सा जो है निम्न में से वो जस्ट कॉजेंस का एक नॉर्म है, उसको मानक है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया था। जस्ट कॉजेंस को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक सवाल और था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रीटी आर बाइंडिंग ओनली टू द पार्टीज टू अ ट्रीटी एंड नॉट अ थर्ड स्टेट विदाउट इट। दो लोगों के बीच में अगर ट्रीटी हो रही है तो दो ही लोगों पर वो बाध्यकारी होगी, तीसरे पर नहीं होगी। किस केस में कहा गया? नेमीबिया केस, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी केस, द असाइलम केस, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। आगे हम लोग बढ़ें तो सवाल आपसे जो पूछा गया है, सवाल आपसे जनरल प्रिंसिपल्स में जब पूछा गया है तो प्रेस्क्रिप्शन प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन, चार आपके ऑप्शंस हैं, यूएन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केस, एसएस लोटस केस, ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, सर्बियन एंड ब्राजीलियन लोन केस। इन चारों केसेस में से किसमें प्रेस्क्रिप्शन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया गया है? उसके बाद एक सवाल और अगले वर्ष में पूछा गया था कि इक्विटी प्रिंसिपल किस केस में अप्लाई किया गया है, और आपके ऑप्शंस थे टेम्पल ऑफ प्रीच विहार केस, द गल्फ ऑफ मेन बाउंड्री केस, सर्बियन एंड ब्राजीलियन लोन केस, चौरो फैक्ट्री केस। ये आपके पास चार ऑप्शंस थे, इसमें से पूछा गया था कि इक्विटी प्रिंसिपल किसमें अप्लाई किया गया। हम लोग आगे बढ़ें तो जो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन को लेकर के एक सवाल था कि द डिसीजन एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर, जो डिटर्मिनेशन और डिसीजन है यूएन के और यूएन ऑर्गन्स के, वो क्या हैं? उसमें चार ऑप्शंस थे, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दूसरा था नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तीसरा था इंपॉर्टेंट बट डेवलपिंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यही वाला सही था। सवाल था कि द प्रोपोनेंट्स ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी डू नॉट इंक्लूड, जो मोनिस्टिक थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट में क्या इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं होता है, और आपके ऑप्शंस थे केल्सन, राइट, वेस्टिकल, ट्राइपल। सवाल था द स्पेसिफिक एडॉप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जो थ्योरी है एडॉप्शन की या ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो है ये किसने दी थी, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया था। और स्टेट रिकॉग्निशन को लेकर के एक आध बार सवाल पूछा गया है कि हु सेड रिकॉग्निशन इज अ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फंक्शन नॉट एब्सोल्युटली लीगल, इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। एक बार सवाल ये भी टिक किया गया है लड़कों के द्वारा कि रिकॉग्निशन इज मेयरली अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट थ्रू विच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स आर एक्सेप्टेड। ये जो व्यू पॉइंट है ये किस थ्योरी का है, और आपके ऑप्शन थे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, डिक्लेरेटरी थ्योरी, फैकल्टेटिव थ्योरी, नन ऑफ द अबव। सवाल आपसे पूछा गया था कि which of the following cases supports the declaratory theory, और आपके ऑप्शंस थे टिनोको कॉन्सेशन केस, लूथर वर्सेस सैगोर को लेकर के अलग भी सवाल पूछा गया है, द अरेंजानो मेंडी केस, और चौथा ऑप्शन था बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिगोरी। मैं जान रहा हूँ जिस समय ये वीडियो आप देख रहे होंगे आपके मन में मेरे साथ हो सकता है थोड़े बहुत उच्चारण को लेकर के समस्या हो रही हो, लेकिन मैं बार बार कहते आया हूँ कि आप अगर थोड़ा सा भी सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, तो आप उसको झट से प्रयास कीजिए कि अपने हिसाब से एक बार उस पर अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। मैंने कहा कॉर्फ्यू चैनल केस, अब आपको अगर कॉर्फ्यू चैनल केस सुनाई पड़ा तो ये मत सोचिए कि ये कौन सा सवाल बोल रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि कॉर्फ्यू चैनल केस का मतलब क्या है, किस मसले पर वो था, और उससे किस प्रकार के सवाल आपसे, जो आपके पास गाइड है जिससे आप पढ़ रहे हो कॉर्फ्यू चैनल केस को लेकर के क्या क्या पूछा गया है, वहाँ पर आप देख लीजिए छुट्टी।
सवाल था कि हु सेड रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूट्स द वीकेस्ट लिंक इन इंटरनेशनल लॉ, किसने कहा कि रिकॉग्निशन जो है वो वीकेस्ट लिंक इन इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूट करता है। सवाल, ये 2-3 लोगों ने इसको टिक किया है। सवाल था कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रिकॉग्नाइज अदर स्टेट, ये किसने कहा। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिकॉग्निशन को लेकर के, उसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। सवाल है कि इफ़ अ स्टेट इज एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूएन इट अमाउंट्स टू एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, इम्प्लाइड रिकॉग्निशन, कंडीशनल रिकॉग्निशन या कलेक्टिव रिकॉग्निशन। डिफेक्टिव डिजोरी रिकॉग्निशन को लेकर के उसके अंतर को लेकर के आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। जो पहला यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? जिनेवा में हुई थी, मॉन्टेगो बे में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सवाल है कि द क्लासिकल लॉ ऑफ द सी वॉज डोमिनेटेड बाय, द क्लासिकल लॉ ऑफ द सी वॉज डोमिनेटेड बाय, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस थे। सवाल है कि इन विच केस, ये सवाल आया है, इन विच केस द ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी वाज इन इशू, और आपके पास 4 ऑप्शंस थे, कॉर्फू चैनल केस, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, लिबियन माल्टा कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। मतलब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा था अपने 3rd सेमेस्टर में LLB में, उस समय से ये केस बहुत ज़रूरी थे, और आज मैं जब ये बता रहा हूँ तब आपके LLM के लिए भी ये केसेस बहुत ज़रूरी हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के सवाल मैंने शुरुआत में ही कहा है, ये सब मुझे लगता है दोबारा टिक वाली चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, यूएनओ का एग्जिस्टेंस को लेकर के सवाल पूछा गया है। यूएन, द पर्पज ऑफ यूएन इज वर्ल्ड पीस है, किसने कहा, इसको लेकर के सवाल पूछा गया है। यूएन के मेन पर्पस को लेकर के सवाल पूछा गया है। पर्पजेज और प्रिंसिपल्स किस आर्टिकल में दिए हुए हैं, इसको लेकर के सवाल पूछा गया है। यूएन के बेसिस को लेकर के सवाल पूछा गया है। यूएन कैन नॉट इन एनी केस, क्या नहीं कर सकते, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। यूएन का मेंबर होने का क्वालिफिकेशन क्या है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। ह्यूमन राइट्स, यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स किस आर्टिकल में दिए हुए हैं, इसको लेकर के सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 5 यूएन चार्टर को लेकर के सवाल पूछा गया है कि अ मेंबर कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम, वो आगे सवाल पूछा गया है। सवाल है कि ईच मेंबर इन जनरल असेंबली इज परमिटेड टू सेंड, कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं जनरल असेंबली में प्रत्येक मेंबर्स के द्वारा, इसको लेकर के सवाल है। सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड, किस मामले में, हमारी संसद की तरह किस मामले में जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है कि वो प्रेजेंट रहे और वोट करे। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। सवाल था कि रूल ऑफ ग्रेट पावर यूनैनिमिटी, रूल ऑफ ग्रेट पावर यूनैनिमिटी का मतलब क्या होता है, इसको लेकर के सवाल आपसे पूछा गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल को लेकर के आपसे सवाल पूछा गया है। उसके बाद यूएन के नॉन मेंबर के पास क्या नहीं है, क्या है, इसको लेकर के सवाल पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर के सवाल पूछा गया है कि अंडर आर्टिकल 92 ऑफ द यूएन चार्टर द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे इज बेस्ड ऑन, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। आईसीजे का जो कोरम है वो कितने जजेस का है, 9 जजेस, 10 जजेस, 8 जजेस, 7 जजेस, इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। ऑप्शनल क्लॉज का मतलब क्या होता है, सवाल पूछा गया था कि ऑप्शनल क्लॉज का मतलब क्या है, नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए थे। सवाल था कि द कॉन्टेंटियस जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे कंप्राइजेज ऑफ, तो आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। सवाल था कि क्या जो आईसीजे है वो किसी एक केस को एक्स एक्वो एक्ट बोनो डिसाइड कर सकता है, तो पहले तो आप एक्स एक्वो एक्ट बोनो का मतलब समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कर सकता है या नहीं। सवाल था कि जो आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन है वो किसके द्वारा लिया जा सकता है, जैसे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो सुप्रीम कोर्ट किसके मांगने पर देती है, प्राइम मिनिस्टर के, राज्यपाल के, प्रेसिडेंट के, तो वैसे ही इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ें तो जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज को लेकर के बात की, सब्जेक्ट को लेकर के बात करी हम लोगों ने, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के रिलेशन को लेकर के बात करी है। थोड़ा और आगे बढ़े, स्टेट सक्सेशन को लेकर के सवाल पूछा गया था। स्टेट, अच्छा, जहाँ पर आप लोग ये पढ़ रहे हैं, यूएन चार्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शनल क्लॉज को लेकर के हम लोगों ने बात करी। सवाल है कि हाउ मेनी स्टेट, ये सवाल आया था कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव कन्फर्ड कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन अपॉन द आईसीजे, कितने स्टेट्स हैं जिन्होंने कन्फर्ड कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन, उसको देख लीजिएगा। सवाल था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल द इशू इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज जुरिस्डिक्शन, कौन से मामले में विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल द इशू इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज जुरिस्डिक्शन, सवाल था। उसके बाद आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 49, 50, 39, 14 सभी को लेकर के एक बार सवाल पूछा गया है। सवाल था कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे
इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिस्प्यूट, ये सवाल आपसे पूछा गया था। रन ऑफ कच्छ को लेकर के सवाल पूछा गया था कि जो द रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट था वो किसके द्वारा सेटल किया गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, मीडिएशन बाय सोवियत यूनियन के द्वारा, या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के द्वारा। दो लिस्ट दी हुई है, 1 को 2 से, मैं पहली लिस्ट को दूसरे से मैच करना है, और आपके ऑप्शंस के सवाल क्या क्या है, रिपरेशन फॉर इंजरीज केस, और नोटेबम केस, जेनोसाइड कन्वेंशन केस, और निकारागुआ केस। इन चारों को आप पढ़ करके आइएगा। अच्छा, 4 जगहें दी हुई हैं, उनके मुख्यालय को मैच करना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, रोम, वियना, न्यूयॉर्क और द हेग से। हाँ, ये सवाल है, ये जरूरी सवाल है आपके लिए। 2 अलग अलग सालों में सवाल जो पूछे गए हैं आपको, कंपोजिशन ऑफ द आईसीजे, प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, द टर्म ऑफ मेंबरशिप, इसको आपको मैच करना था आर्टिकल 2, आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 13 से। चारों चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और एक बार और सवाल आया था कि डिसमिसल ऑफ द मेंबर्स, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू बी अप्लाइड बाय द कोर्ट और एक्स पार्टी डिसीजन, इन चारों को मैच करना था आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 18 से। तो मुझे लगता है इतने सवाल हैं और गला भी सूख रहा है। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये बता दूं कि ये वो सवाल हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा टिक करके मुझे किताबों में मिले हुए हैं कि ये सवाल जिसको जो सवाल मिला था उसने बताया। हो सकता है 1-2 सवाल रिपीट हो गया हो, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कुछ क्षति नहीं है। 31 मिनट का लगभग ये वीडियो हो रहा है, 32-33 मिनट का वीडियो रहेगा। आप थोड़ा स्पीड तेज करके प्रयास करिए कि जो भी आप मेरे सही गलत जो भी उच्चारण से सुन पा रहे हैं उसको एक बार दोबारा से देख करके और चिंता मुक्त होकर के, तनाव मुक्त होकर के आइएगा। प्रयास करेंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा कि एक बार लाइव आकर के आपके एडमिट कार्ड की अगर कोई समस्या होगी, आपका कुछ और सवाल होगा तो उसको ले लिया जाएगा। और जो भी लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी लोग अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हों, आपके भले के लिए है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, तो आपको सूचनाओं का आदान प्रदान थोड़ा आसानी से हो जाएगा। लगातार इस सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे और थोड़े बड़े बड़े वीडियोज़ रहेंगे ताकि आपके लिए रिवाइज करने में आसानी हो जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।